नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। कल हम लोगों ने समांतर श्रेणियों के कुछ सूत्र सीखे थे और उनके कुछ प्रश्न किए थे, कुछ उदाहरण किए थे, कुछ अभ्यास किए थे। आज हम लोग उससे आगे थोड़ा सीखेंगे, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आगे शुरू करते हैं। कुछ सूत्र हमारे पास आज के लिए, जैसे कि हम लोग ये सूत्र पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में हम लोग, लेकिन आज फिर से पढ़ लेते हैं। एपी के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। दूसरा सूत्र है एपी के n पदों का योगफल, यही सूत्र है। लेकिन अगर हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिए गए हों तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर हमें अंतिम पद नहीं पता है तो हम लोग ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। एपी का nवां पद यानी Tn बराबर Sn - Sn - 1। अगर हमें एपी के पदों का योगफल पता है या nवां पद पता है तो उससे हम लोग Tn nवां पद ज्ञात कर लेंगे। पदों का योगफल पता है तो nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर टर्म्स के नाम हैं a बराबर प्रथम पद, d बराबर सर्वांतर, l बराबर अंतिम पद। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इन सूत्रों से जुड़ा हुआ उदाहरण करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक उदाहरण लिया हमने, एक एपी है 8, 10, 12। इसमें कुल 60 पद हैं। पदों की संख्या पहले हल ले लेते हैं। ए है 8, डी है 10 - 8 बराबर 2। एन पदों की संख्या है 60। इस श्रेणी में कुल 60 पद है और उसमें से हमें अंतिम 10 पदों का योगफल निकालना है। तो अंतिम 10 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। श्रेणी का 60वां पद यानी अंतिम पद जिसे बोलते हैं L, तो a + n - 1 इंटू डी। a है 8, 60 - 1 और d है 2। 8 + 59 गुणा 2, 8 + 118, 18 × 26, 126। तो हमारा जो अंतिम पद निकला वो निकला 126। अब श्रेणी के 60 पदों का योगफल। n/2
ब्रैकेट में a प्लस एल। प्रथम पद पता हो और हमें अंतिम पद पता हो तो हम लोग श्रेणी के पदों का योगफल निकाल सकते हैं। श्रेणी के पद है हमारे पास 60, 2, प्रथम पद है 8 और अंतिम पद है 126। इससे ये कटा 30 बार और ये 26, 8, 34, 134 आंसर आया 0, 3 चौके 12, 3 तिया 9, हाँ सॉरी 0 इसका आएगा 3 चौके 12, 1 हासिल, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। ये आया इसके 60 पदों का योगफल 4020। हमें निकालना है अंतिम 10 पदों का योगफल। ये पूरी श्रेणी का यानी 60 पदों का योगफल आया हुआ है। अगर हमारे पास 50 पदों का योगफल हो और ये है हमारे पास 60 पदों का योगफल, तो 60 पदों के योगफल में से हम ये शुरू से लेकर एंड तक 60 पदों का योगफल है। अगर हम शुरू से लेकर 50 तक के पदों का योगफल, 50 तक के पदों का योगफल और ये शुरू से लेकर एंड तक 60 पदों का योगफल है, तो हम लोग 60 पदों के योगफल में से 50 पदों का योगफल घटाकर अंतिम 10 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। हमारे पास 60 पदों का योगफल है, तो हमें पहले 50 पदों का योगफल निकालना पड़ेगा। श्रेणी के 50 पदों का योगफल हम जो भी योगफल निकालते हैं वो शुरू से पदों के योगफल निकालते हैं। तो ये शुरू से 50 पदों का योगफल निकलेगा हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू दी। अगर हम 50 पदों का योगफल निकाल रहे हैं और हमारे पास 50वां पद नहीं है, मतलब अंतिम पद नहीं है, तो हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। 50/2 28 प्लस 50-1 इंटू डी। डी कितना है 2। ये आया 25, 16 प्लस 49 गुणा 2। 25, 16 प्लस 98, 25 गुणा में 8 6 14 हासिल 1 10 और 1 11। 25 गुणा 114 में करेंगे 25 चौके 100 हासिल 10, 25 एकम 25 10 35
हासिल 3, 25 एकम 25, 3, 28। तो दोस्तों हमारे पास 60 पदों का योगफल 4020 है और 50 पदों का योगफल 2850 है। अब हम लोग 60 पदों के योगफल में से 50 पदों का योगफल घटाकर बाकी के 10 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। हमें निकालना है 10 पदों का योगफल। तो S10 निकालेंगे, S60 माइनस S50। 60 कितना है 4020 माइनस S50 कितना है 2850। घटाकर आया 0, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचे 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गए 1। ये आया हमारा 10 पदों का योगफल 1170। ये आगे जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर किया हुआ है। आप लोग इसके बाद ये वाला पद लिखिएगा और उसके बाद ये वाला पद लिखिएगा नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसा एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी का P वा पद Q है P वा पद कैसे लिखते हैं सूत्र से A प्लस P माइनस 1 इंटू डी Q और Q वा पद P है तो इसको कैसे लिखेंगे सूत्र से A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर किसी समांतर श्रेणी का P वा पद Q है, हमें समांतर श्रेणी में ये दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का P वा पद Q है और Q वा पद P है, तो P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो P प्लस Q पदों के योगफल के लिए हमारे पास सबसे पहले A होना चाहिए मतलब प्रथम पद और D होना चाहिए सर्वांतर। तो हमारे पास ना तो A है ना D है, तो हम सबसे पहले उन्हें ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो A में से A कम हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा P माइनस Q, नहीं P माइनस 1, D माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो Q माइनस 1 इंटू डी बराबर में आएगा Q माइनस 1। यहाँ से हम दोनों में से D को कॉमन लेंगे
तो आएगा p माइनस 1 q माइनस 1 और d आ गया कॉमन में, तो ये और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस p माइनस q हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 d माइनस p माइनस q, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, p माइनस q d माइनस p माइनस q, p माइनस q इधर जाएगा तो आएगा भाग में जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर बचेगा d, यहाँ पे बचेगा p माइनस q, p माइनस q से p माइनस q कटेगा, बचेगा माइनस 1। हमारा d का जो मान आया वो आया माइनस 1। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर है a प्लस p माइनस 1 और d का मान है माइनस 1 बराबर में है q। माइनस 1 को पहले लगा सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a माइनस p माइनस 1 बराबर q। अगर पूरे ब्रैकेट को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो इधर बचेगा a बराबर q प्लस ब्रैकेट में आएगा p माइनस 1, ब्रैकेट खोला तो q प्लस p माइनस 1, इस p को पहले भी लिख सकते हैं p प्लस q माइनस 1। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास d भी है, हमारे पास a भी है, a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास है। अब हम निकालेंगे p प्लस q वह पद, तो दोस्तों अभी हम लोग निकालते हैं p प्लस q वह पद। a प्लस o, हमें तो पदों का योगफल निकालना था, p प्लस q पदों का योगफल। वो निकलता है, सूत्र हमारे पास n/2, तो n है हमारे पास p प्लस q, ब्रैकेट में 2a, a कितना है p प्लस q माइनस 1 प्लस n माइनस 1 लिखते हैं, n हमारे पास p प्लस q है और इनटू में d कितना है माइनस 1।
एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने सूत्र लगाया। अब निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। टू पी प्लस क्यू माइनस 1 को पहले लिख दो तो माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1। ये 2 p प्लस क्यू माइनस 1 है, ये 1 p प्लस क्यू माइनस 1 है। तो 2 p प्लस क्यू माइनस 1 में से 1 p प्लस क्यू माइनस 1 कम हो जाएगा, तो बचेगा एक ही p प्लस क्यू माइनस 1, यानी एक ही ब्रैकेट बचेगा। इधर 2 ब्रैकेट है, 2 का मल्टीप्लाई है, इधर 1 है, तो एक ही p प्लस क्यू माइनस 1 है। तो ये डबल है, ये सिंगल है, तो 2 में से 1 कम हो गया, तो एक ब्रैकेट बचेगा हमारे पास। तो ब्रैकेट में बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, अगर p प्लस क्यू का p प्लस क्यू से पहले कर दें तो आएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर p प्लस क्यू का माइनस 1 से करेंगे p प्लस क्यू अपॉन में 2 आएगा। ये हमारा p प्लस क्यू पदों का योगफल आया, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग कितने भी पदों का योगफल निकाल सकते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों से जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास है जो आपके स्क्रीन पर दिखा दी जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने कुछ उदाहरण करके देखे, अब हम लोग एक एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली करेंगे। उस प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 5.3। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, a बराबर 5, d बराबर 3, an 50 दिया हुआ है। an मतलब nवां पद 50 दिया हुआ है। n और Sn ज्ञात कीजिए, मतलब पदों की संख्या कितनी है और पदों का सम कितना है, पदों का योग कितना है और पदों की संख्या कितनी है, ये हमें निकालना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सूत्र है nवां पद, इसको लगाते हैं पहले। हमारे पास nवां पद है 50, इसका सूत्र है, 1 मिनट,
nवां पद का सूत्र है हमारे पास में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमने लिखा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 50। a की वैल्यू है 5 प्लस n हमें निकालना है और d है हमारे पास 3। सबसे पहले 5 को भेज देते हैं दूसरी तरफ, इधर 5 प्लस का तो जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस वन इंटू में 3, ये है गुणा में है। इधर बचेगा 45 यानी 45, इधर बचेगा n माइनस वन इंटू 3, ये मल्टीप्लाई में 3 है, इसको भेज देते हैं दूसरी तरफ, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो इधर आएगा 15, इधर बचेगा n माइनस वन। अब 1 को भेजेंगे दूसरी तरफ तो ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हो गए 16। तो हमारा n का मान निकल चुका है और अब हमें निकालना है Sn यानी पदों का सम। वो कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। पदों का सम निकालने के लिए पदों का सम निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमारे पास है 16 पद यानी पदों की संख्या है 16, तो हम 16 पदों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 बटा 2 2a की वैल्यू हमारे पास 5, a का मान है 5, n हमारे पास है 16 माइनस वन, डी है हमारे पास 3, 2 से भाग किया 8 आएगा, 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 गया 15 गुणा में 3, 8 लिखा, 10 प्लस 15 थी 45, 8 गुणा में इन दोनों का आंसर आएगा 55। गुणा किया 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 पंजे 40, 4 44, तो ये आ गया हमारा 444 आंसर। ये आया पदों का सम। ये था हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वें का पहला। 10वें का पहला क्वेश्चन बोल रहा है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN बराबर 3 प्लस 4N। इसे हमें ये दिखाना है कि इससे AP बनती है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। पहले ये भी दिखाना है कि AP इससे बनती है कि नहीं बनती। दूसरा है
आगे के इसके 15 पदों का योगफल भी हमें दिखाना है। तो 15 पदों का योगफल दिखाने के लिए हमारे पास ए भी होना चाहिए, हमारे पास डी भी होना चाहिए। तो सबसे पहले ए और डी हमें पता करने होते हैं। इससे ए भी बनती है या नहीं बनती वो हम चेक कर लेते हैं। एन की जगह पे मान रखकर देखते हैं हम लोग। हल है एन बराबर 1 2 3 4 5 6 रखने पर तो n बराबर 1 रखा तो a1 आएगा 3 + 4 × 1 3 + 4 बराबर 7। अगर n बराबर 2 रखा हमने तो a2 आएगा 3 + 4 × 2। n की जगह पे हम लोग मान रखना है, बस जहाँ जहाँ हमें n दिख रहा है वहाँ पर मान रखते जाएंगे। पहले में n बराबर 1 रखा है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1। अगर n बराबर 2 रखना है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और उसको रख के सॉल्व करना है। तो 3 + 4 × 2 3 + 8 बराबर 11। 3 रखेंगे तो 3 + 4 × 3 3 + 12, और ऐसे करके हम लोग मान रखते जाएंगे और ये सीरीज़ हमारी आगे बढ़ती जाएगी। इस सीरीज़ को देखने पर हमें पता चलता है कि इसमें जो है a बराबर पहला पद जो निकला है हमारा 7 निकला है, और d जो निकला है वो निकला है 11 - 7 बराबर 4। हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है। अब हम लोग इसके 15 पदों का योगफल निकालेंगे। तो दोस्तों हमारे पास अभी a और d के मान है, अभी हमें इसके 15 पदों का योगफल निकालना है। तो हम निकालेंगे पदों का योगफल का सूत्र लिखेंगे n/2 2a + n - 1 × d, ये n है हमारा। 15 पदों का योगफल निकालना है तो n का मान हो गया हमारा 15 है। 15 होता है पदों की संख्या, मतलब n बराबर पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हमने 15/2 2, a की वैल्यू है 7 प्लस n का मतलब मान है 15 और d का मान है 4। 2 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए इसको ऐसा ही रखेंगे। 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पे बचेंगे 14 गुणा में है 4। 14 प्लस 14 में 14, 14 में 28, 14 में 14 56, ये आएगा 15/2 गुणा में इन दोनों का जोड़ आएगा। जोड़ कितना आएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 7, 2 से काटेंगे 35 बार कटेगा। 35 और 15 गुणा करते हैं, 15 × 5 = 75, 7 हासिल, 15 × 3 = 45, 45 × 7 = 52। आंसर आया 525 S 15। ये दोस्तों हो गया हमारा 10 का फर्स्ट क्वेश्चन।
ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा एक क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन नंबर है। 18 क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक इस तरीके से लाइन बनी हुई है और इस तरीके से वो घूम रहा है। ए बी, ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। L1, L2, L3, L4, L5, L6। ये जो L है ये है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। अगर हम पूरा गोला बनाएंगे ये है हमारा आधा वृत्त, और अगर पूरा करेंगे तो पूरा वृत्त। अर्धवृत्त की अगर परिधि निकालेंगे केवल इतनी, तो ये आएगी पाई आर, और अगर नीचे की भी निकालेंगे तो ये भी आएगी पाई आर। ये यहाँ से यहाँ तक है केवल। तो अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर और दूसरे अर्धवृत्त की परिधि पाई आर, तो दोनों मिला के टोटल पूरा वृत्त 2 पाई आर आती है। चलिए कोई नहीं। हमारे पास अर्धवृत्त बने हुए हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये L1, L2, L3, L4 है। ये अर्धवृत्त की परिधियाँ हैं। तो हमें अर्धवृत्त की परिधियों के हिसाब से काम करना है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1 सेंटीमीटर। अभी जो इसकी त्रिज्या है वो 0.5 है। दूसरे अर्धवृत्त की अगर बाहर वाले की बात करें L2 के बारे में, तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो 0.1 होगी। अगर L3 की बात करें तो 1.5, ऐसे 0.5 कर करके बढ़ती जा रही है। ये L1 है, L1, L2, L3। L3 की 1.5 त्रिज्या होगी, L4 की 2 होगी, L5 की 2.5 त्रिज्या और L6 की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, जिसमें पाई बराबर 22/7 लीजिए। पाई का मान 22/7 है, लेंगे बाद में। सबसे पहले हमें अर्धवृत्तों को देखना है कितनी कितनी लंबाई आ रही है सबकी, और उसके बाद ये 13 अर्धवृत्त बने हुए हैं हमारे। तो 13 अर्धवृत्तों से बनी इस सर्पिल की लंबाई बतानी है। सबसे पहले
फर्स्ट यानी पहला पहले अर्धवृत्त की लंबाई आएगी पाई आर। तो आर की वैल्यू होगी 0.5 और ये हो गया पाई। सामने ही लिख देते हैं। जीरो पॉइंट फाइव आई। दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई आएगी, वो भी पाई आर ही आएगी। ये आएगी 1 पाई। तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई आएगी पाई आर, वो आएगी 1.5 पाई। ऐसे करके ये आगे बढ़ती रहेंगी। तो इस तरीके से जो हमारी श्रेणी बनी है वो बनी है 0.5 पाई प्लस 1 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस 2 पाई, ऐसे करके डॉट डॉट 13 पदों तक जाएगी। तो 13 पदों में सम निकालना है हमें। श्रेणी में से श्रेणी हमें पता चल गई, हमें इसका ए निकालना है। ए है 0.5 पाई और डी है इसका 0.5 पाई। इस डी को हम लोग दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरे में से पहले वाले को घटा के यानी 1 पाई माइनस 0.5 पाई में से घटाएंगे तो निकलेगा 0.5 पाई, जिसमें पाई का मान 22/7 है। चलिए हमारे पास है ए का मान है और डी का मान है। अब हम लोग निकालते हैं इसके 13 पदों का योगफल, ताकि पूरी सर्पिल की लंबाई ज्ञात की जा सके। सूत्र है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान है अभी 13 क्योंकि हमें 13 पदों का योगफल निकालना है। a का मान है 0.5 पाई प्लस 13 पदों का योगफल निकालना है तो n-1। n का मान है 13, सॉरी, और d का मान है 0.5 पाई।
13/2, क्योंकि 2 का भाग नहीं जाएगा इसलिए इसको वैसे लिखना नहीं देते। 0.5 मतलब आधा, आधे का डबल करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 13 में से 1 घटाया 12 गुणा में 0.5 पाई। बारह गुणा करेंगे तो 6 पाई, क्योंकि 12 पंजे 60, 60 में से पॉइंट के बाद का 0 हट जाएगा। यहाँ पर आएंगे 7 पाई, दोनों जुड़ जाएंगे, 1 पाई और 6 पाई दोनों मिलके 7 पाई। पाई का मान 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया। अब 11 और 13 का गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, 3 11 कम 11 3 14। इसका आंसर आया 143 सेंटीमीटर। तो इस पूरे सर्पिल की लंबाई जो है वो है 143 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। दो सौ लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है सॉरी। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो दोस्तों हमारे पास हैं 200 लट्ठे। जो SN है सारा लट्ठों का टोटल वो है 200। पंक्तियां बनी हुई हैं यानी श्रेणी बनी हुई है। पहली पंक्ति में है 20 लट्ठे, फिर 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे, फिर 17 लट्ठे, और इस तरीके से हमारी सीरीज बनती गई है। तो इससे हमें देखकर पता चलता है कि हमारे पास जो मान है, हल तो ऊपर से ही आया है, तो श्रेणी हमारी ये है, पदों का योगफल 200 है। इसमें A है हमारे पास 20 और D है -1। तो जैसा कि हमारे पास SN का फॉर्मूला है हम लोग लगा देते हैं। ये है 200, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग। हमें दिया है SN
200। तो एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200। n हमें मालूम नहीं तो वैल्यू लगाते हैं पहले ए और डी की। दो को उधर भेज देते हैं। n-1 इंटू डी, इधर का 2 भाग में था, इधर आया गुणा में, तो ये आया n 40 प्लस, अच्छा माइनस को इधर ले लेते हैं पहले ही, या माइनस का गुणा कर देते हैं सीधा, तो जाएगा -n और प्लस का 1, ये हो गए 400। n ब्रैकेट में बचा 41 माइनस n, ये हो गए 400। n का गुणा करेंगे अंदर, 41n माइनस n² बराबर 400। इन दोनों को उधर भेजेंगे इस तरफ, तो ये आ जाएगा n² माइनस 41n, ये -n² माइनस का था, तो इधर आगे प्लस का हो गया, प्लस का 41n 41n माइनस का हो गया, इधर पहले से प्लस के 400 प्लस के थे, इधर बचा 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी n² माइनस 41n प्लस 400। अब इसको हमें सॉल्व करना है और n के 2 मान निकालने हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें 400 के फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी ए और सी और गुणा करना पड़ेगा, तो 400 आएगा। 400 के फैक्टर करने पर हमें 41 लाना है जोड़कर। 400 के गुणनखंड करने पर इन नंबरों से हमें ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनको जोड़कर 41 आए। तो देखते हैं कौन से वो 2 नंबर हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 25, 25 और 16। पच्चीस 16 41। हाँ, तो हमारे ये 2 नंबर बने, एक 25 और दूसरा 16। इनको जोड़ेंगे तो 41 आएगा। तो हमारे पास 2 नंबर हैं 16 और 25। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है और इसके 2 मान निकालने हैं n के। तो दोस्तों हमें समीकरण को सॉल्व करके n के 2 मान निकालने हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं। n² माइनस 41 की जगह हमें 2 वैल्यू लिखनी पड़ेंगी, 16 प्लस 25 और बाकी सब कुछ वैसे का वैसा। n का गुणा अंदर करेंगे, माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे। दो पद एक साथ रखेंगे, उनमें से कॉमन लेंगे।
पहले इन दो पदों से कॉमन लेंगे, इनमें से कॉमन आएगा n और ब्रैकेट में बचेगा n-16 माइनस के 25 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा n, यहाँ पे बचेगा माइनस 25 का भाग देंगे तो 16। अब पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो हमने ब्रैकेट कॉमन ले लिया n-16, जो बचा उसको फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा बराबर में 0। बचा क्या n-25। इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करेंगे। n-16 बराबर 0 और दूसरा है n-25 बराबर 0। तो n बराबर माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, बराबर दूसरी तरफ जाने पर माइनस वाला प्लस हो जाता है। इस -25 को बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का 25 हो जाएगा, इधर बचेगा n। तो दोस्तों हमारे पास n के दो मान निकल कर आए, एक 16 और एक 25। ये 16 और 25 क्या निकल के आए हैं? पदों की संख्या। हमारे पास जो 200 लट्ठे रखे हुए हैं वो पदों की संख्या है कि या तो 16 लाइनों में रखे जाएंगे या 25 लाइनों में रखे जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं 25 लाइनों में 8-8 करके रखेंगे तो 200 वैसे ही हो जाएंगे। तो 25 नहीं ले सकते हम लोग, 16 ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लाइनें हो जाती हैं। हमें कम लाइनों में ही सेट करने हैं। तो दोस्तों हमारा n का मान 16 और 25 दो मान निकल कर आए हैं। तो अगर हम n का मान मतलब ये है कि हम उसमें पंक्तियों की संख्या है वो है 16 है या 25 है, यानी 16 लाइनों में या तो ये 200 लट्ठे रखे हुए हैं या 25 लाइनों में ये लट्ठे रखे हुए हैं। तो हमें सबसे अंतिम पंक्ति में रखे हुए लट्ठों की संख्या याद करनी है। अंतिम पंक्ति हमारे पास 16 होंगी या 25 ही होंगी। तो देख लेते हैं दोनों में रख के। अगर हम ले लेते हैं n बराबर 25, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर 25 ले लेते हैं, तो हमारा nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी, यानी अगर हम निकालें 25वां तो 25वीं लाइन में कितने लट्ठे रखे होंगे हमें इससे पता चलेगा। ए है हमारे पास 20, 25 -1 और डी है हमारे पास -1। इसको लगाने की जरूरत ही नहीं थी, कोई नहीं। ये हो गया हमारा -24। इसको सॉल्व करेंगे 24 और माइनस लगाया तो -24, ये आया -4। तो दोस्तों जो हमारी 25वीं लाइन में लट्ठों की संख्या है वो -4 है। ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। इसलिए जो हमारा n का मान 25 है वो नहीं लेंगे हम लोग, n का मान 16 ही रखेंगे। तो इसलिए
n का मान 16 रखने पर क्या होगा, जरा देखते हैं। तो 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी आएगी, ये जरा चेक कर लेते हैं। क्योंकि 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या आई है हमारी -4, जो संभव नहीं है। तो 25वीं लाइन तो हमारी है नहीं इसमें, तो हम लोग रखते हैं अब 16 a + n-1 × d 20 + 16 -1 × d 20 + 15 × -1 20 - 15 = 5। तो हमारी 16वीं पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या आई है वो आई है 5। तो इसका मतलब हमारी जो अंतिम पंक्ति है वो 16 ही है, क्योंकि उस पंक्ति में लट्ठों की संख्या हमारी 5 आई है। तो यही हमारा सही आंसर है। n का मान हमें 16 ही लेना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर। एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है तथा इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक बाल्टी है, इसमें आलू भरने हैं उठाकर। पहला आलू पाँच मीटर की दूरी पर रखा है इससे। ये 5 मीटर, ये 3 मीटर। आगे की 3-3 मीटर हैं दूरियां। यहाँ पर 10 आलू रखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3-3 मीटर की दूरी पे बाकी, और पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे ले जाकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, हम लोग इसमें देख सकते हैं कि प्रतियोगी को जितनी दूर इधर जाना होगा आलू उठाने के लिए, उतनी ही दूर वापस भी लौटना होगा। तो अगर हम सारे आलू उठाने वाली सारी लंबाई ज्ञात कर लें और उसको डबल कर दें, क्योंकि लौटना भी है उसे उतनी ही दूरी, तो हमारी कुल दूरी निकल आएगी। तो अभी हम केवल दूरी निकालते हैं, आलू उठाने वाली दूरी, यानी दूर तक जाने वाली दूरी। ये दूरी निकाल लेंगे अभी, फिर उसको वापस लौटने वाली दूरी निकाल लेंगे।
चलिए देखते हैं। दस है, इसमें श्रेणी जो बनेगी हमारी वो बनेगी 5 + 8 + 11 + 14 + 17, ऐसे करके 20, 23, 26, 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 32, 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23 3 26 3 29 3 32, ये हमारी श्रेणी बनी 10 आलुओं तक दौड़ने के लिए। इसका हमें सम निकालना है। तो इसमें ए है 5 और डी है 3, तो 10 पदों का सम यानी योग। n/2 2a + n-1 × d, 10 पदों का योग निकाल रहे हैं। तो S10 10/2, पहला पद है 5, 10 पदों का योग, और d है हमारा 3। इसका भाग देंगे 5, 5 दूनी 10 + 9 × 3, 5, 10 + 27, 9 × 27, तो 5 × 37, 5 7 35, और 3 5 3 15 3 18। ये हमारी केवल आलू एक मतलब जाने की दूरी निकाली हमने। अब हमें वापस आने की भी दूरी निकालनी पड़ेगी, तब हमारी निकलेगी कुल दूरी। ये है जाने की दूरी। आलू उठाने गई है लड़कियां, तो उनको जाने की दूरी है। अब इनके वापस आने की दूरी भी इतनी होगी, क्योंकि जितनी दूर वो जाएंगी उतनी दूर तक लौट कर भी आएंगी। तो ये जाने की दूरी हुई। जाने की दूरी और आने की दूरी 185 + 185, जोड़ आएगा इनका, जोड़कर बताइएगा आप लोग। वैसे अगली लाइन हम लोग इसके नीचे लिखते जगह नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम अभी आगे लिख देते हैं। बराबर के नीचे बराबरी लगाना होता है, ये वाला बराबर यहाँ पर आएगा, तो हम लोग आंसर लिखते हैं 5 5 10 की 0, हासिल 1 8 8 16 1 17, हासिल 1 370 मीटर। हाँ, तो कुल दूरी जो
लड़कियों ने चली है वो है 370 मीटर, और सारे आलू उठाकर वो टोकरी में रख देंगी। 370 मीटर दूरी चलनी पड़ेगी उन्हें। तो चलिए दोस्तों, आगे के सवाल आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा लगाने की। बाकी के हम लोग मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। ये वाला पार्ट हमारा अभी यहीं पे समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक आप लोग अपनी कोशिश करते रहिएगा। कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।